संगमपुर गांव में सुमित्रा देवी अपनी बहू सुनीता और बेटे राजेश के साथ रहती थी। सुमित्रा देवी के सभी घर वालों को उसके हाथ का बना हुआ खाना बहुत पसंद था। सुमित्रा देवी और उसकी बहू सुनीता के बीच भी बहुत अच्छे संबंध थे। सुनीता की सास जब भी खाना बनाती तो उसके सभी घर वाले उसकी बहुत तारीफ करते। एक दिन वो खाना बनाकर अपने सभी घर वालों को खाने के लिए आवाज देती है। सभी लोग आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और सुमित्रा सबके लिए खाना लगाती है। तभी उसका बेटा राजेश अपनी पत्नी सुनीता से बोलता है, तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है जो तुम्हें ऐसी सास मिली है जो खुद तुम्हें अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाती है। तो आपको क्यों जलन हो रही है? जैसे वो आपकी माँ है वैसे ही मेरी भी माँ है। अगर वो आपको बनाकर खिला सकती हैं वैसे ही मुझे भी तो बनाकर खिला सकती है ना। क्यों माँ जी, कुछ गलत कहा मैंने? नहीं बहू, तुमने कुछ गलत नहीं बोला है। तुम तो मेरी बेटी की तरह हो। अगर आज मेरी बेटी इस घर में होती तो मैं उसे भी तो बनाकर खिलाते ही ना। माँ जी, तो ये बात आप अपने बेटे को समझाइए, क्योंकि जब भी वो आपको खाना बनाते हुए देखते हैं तो उन्हें बहुत जलन होती है कि मैं आराम से बैठकर क्यों खा रही हूँ, क्योंकि उनसे मेरा सुख नहीं देखा जाता है। यार मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो बिना बात के ही बुरा मान गई। मैं तो बस आप दोनों सास बहू का प्यार देखकर थोड़ा हैरान था। आजकल तो सास बहू के बीच ठीक से बातचीत होना बड़ी ही मुश्किल बात होती है, और मेरे घर में तो सास बहू को खाना बनाकर खिला रही है। ते बड़ी खुशी की बात और क्या ही हो सकती है। बहू, तू इसकी बातों पे ध्यान मत दे और जल्दी से खाना खाकर बता कि कैसा बना है। तो जानती है ना मुझे खाना बनाना कितना पसंद है। एक खाना बनाने के सिवा तो मुझे कोई काम ही नहीं आता है। अपनी सास की बात का मान रखते हुए सुनीता अपना गुस्सा कम कर देती है और अपनी सास का बनाया हुआ खाना खा लेती है। सभी को सुनीता देवी के हाथ का बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आता है। इस तरह दिन गुजरते हैं। तभी एक दिन अचानक बनाया हुआ खाना खाकर सभी सदस्यों को उल्टी होने लगती है और सुनीता जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है। जांच के बाद पता चलता है कि खाना जहरीला था। ये सब सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। सवाल उठाने लगे कि आखिर सुमित्रा देवी के हाथ का बना हुआ खाना जहरीला कैसे हो सकता है। और सुमित्रा डरते हुए अपनी बहू से बोलती है, बहू, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अपने बच्चों की कसम खाकर बोलती हूँ, मैंने कुछ नहीं मिलाया है खाने में। माँ जी, आपको कसम खाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे आप पर पूरा यकीन है कि आप खाने में कभी जहर नहीं मिला सकती हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि खाना जहरीला कैसे हुआ। बहू, ये बात तो मेरी भी समझ नहीं आ रही है कि आखिर खाने में जहर कहाँ से आया। माँ जी, थोड़ा याद करके देखिए, आपका खाना बनाते टाइम कोई आपके आसपास तो नहीं आया था ना? नहीं बहू, मैं जब खाना बना रही थी तो मेरे पास कोई नहीं था। मैं रसोई में अकेली थी। ये गुत्थी तो सुलझ ही नहीं रही है। माँ, अब आप इस बारे में इतना मत सोचिए। हो सकता है कि खाने में कोई चीज़ ऊपर नीचे हो गई हो, इस वजह से हमें उल्टियाँ चालू हो गई हो। बेटा, अगर ऐसी बात होती तो डॉक्टर ये क्यों बोलती कि खाने में जहर है? कोई ना कोई बात तो है जो हमारी समझ नहीं आ रही है। हमें इसका पता लगाना पड़ेगा। अपनी सास को परेशान देखकर सुनीता ठान लेती है कि वो उस रहस्य का पता लगाएगी। सुनीता ने सुमित्रा देवी के किचन में इस्तेमाल होने वाले सारे मसालों और सामग्री की जांच करनी शुरू कर दी। जिस बीच उसकी नजर मसाले के डिब्बे पर गई और उसने डब्बे के मसाले को चेक किया तो उसकी खुशबू अलग सी उसे लगी। उसे इन मसालों की जाँच के लिए भेज दिया गया। कुछ दिनों बाद रिपोर्ट आई, जिसमें ये पता चला कि मसालों में खास किस्म का जहर मिला हुआ था और ये बात उसने तुरंत अपनी सास को बताई। माँ जी, डॉक्टर की बात बिल्कुल सही थी। सच में आपके मसाले में जहर मिलाया हुआ था। बहू, लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? ये काम कौन कर सकता है? इसमें कोई बाहर वाला शामिल है या किसी घर वाले ने ही ये काम किया है? इसी बात का तो पता लगाना है ना माँ जी, कि हमारे परिवार के साथ इतनी बड़ी साजिश करने वाला कोई बाहर वाला है या कोई अपने घर का सदस्य। बहू, चाहे कोई भी हो, एक बार बस मुझे उसका पता चल जाए, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। जिसकी वजह से मेरा पूरे परिवार की जान खतरे में है, मैं उसे तो जान से मार दूंगी। माँ जी, मुझे ऐसा लगता है ये किसी ऐसे का काम है जो हमारे परिवार से बहुत जलते हो। दोनों सास बहू ने अपनी खोजबीन जारी रखी। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ पर कोई बाहरी साजिश नहीं बल्कि किसी करीबी का काम है। फिर दोनों सोचने लग जाती हैं कि आखिर ऐसा कौन है जो सुमित्रा देवी से इतना जलता है और उसके पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तभी अचानक से सुमित्रा देवी को अपने भाई कमलेश का ख्याल आता है, जो कि पुलिस वाला था। बहू, हमसे जितनी कोशिश हो सकी हमने वो सारी कर ली, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें किसी और की मदद लेनी पड़ेगी ताकि इस साजिश के अंत तक पहुंचा जा सके। माँ जी, आप कहना क्या चाहती हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, साफ साफ बोलिए। बहू, मैं सोच रही हूँ कि इस काम में क्यों ना मैं अपने भाई की मदद ले लूँ।
मेरा भाई पुलिस में है। मुजरिम चाहे घर वाला हो या बाहर वाला, सब पता लगा लेगा। शायद आप ठीक कह रही हैं माँ जी। मामा जी सच में बहुत अच्छे हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। सुमित्रा देवी अपनी बहू को लेकर अपने भाई के घर जाती है और उसे सारी बातें बताती है, जिसे सुनने के बाद कमलेश बोलता है। सुमित्रा, तुम चिंता मत करो, अब मैं पता लगाऊंगा कि ये खाने में जहर किसने मिलाया है और कौन है जो परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं पता लगा कर रहूंगा। भैया, मैंने अपनी तरफ से जितनी कोशिश करनी थी कर ली, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चला है। अब तो मुझे इस हादसे के बाद खाना बनाने में भी डर लगता है। अब मैं जो भी खाना बनाती हूँ उससे पहले मैं खुद चख लेती हूँ, उसके बाद ही घर वालों को देती हूँ, कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी गलती की वजह से मेरे पूरे परिवार को कुछ हो जाए। सुमित्रा, तुम्हें अपने भाई पर भरोसा है ना? तो अब तुम निश्चिंत रहो। अरे मैं जल्द ही पता लगा लूंगा, इसकी छानबीन में लग जाता हूँ। जिसने भी ये काम किया है उसको तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। मामा जी, आपसे बस एक प्रार्थना है कि जब तक असली मुजरिम का पता नहीं लग जाता तब तक आप इस मामले के बारे में और किसी से कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मुजरिम घर का हुआ तो वो सतर्क भी हो सकता है। तुम चिंता मत करो, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा और अपने परिवार में इस बारे में किसी से बात नहीं करूंगा। कुछ देर बाद सुनीता और उसकी सास अपने घर लौट आते हैं और अगले ही दिन कमलेश असली मुजरिम का पता लगाना शुरू कर देता है। तभी एक दिन वो अपने बेटे के कमरे में जाता है, जहां बुक्स के बीच उसे एक जहर का पैकेट मिलता है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है। आखिर उसके बेटे के कमरे में पैकेट कहां से आया। अपने बेटे के आने पर उस पर दबाव बनाकर उससे सवाल जवाब करने लगता है, तो उसे पता चलता है कि उसकी बहन के खाने में जहर मिलाने वाला बल्कि कोई और नहीं, उसका खुद का ही बेटा है, जो कि खाने में जहर मिलाकर उसके पूरे परिवार को खत्म करके उसकी सारी जायदाद को हथियाना चाहता था। तेरे जैसे नालायक बेटे को पैदा करने से अच्छा होता कि मैं बेऔलाद रहता। अरे मैंने तुझे किस चीज की कमी रखी थी जो तू इतना नीचे गिर गया कि अपने ही परिवार की जान लेने को चल दिया। अरे सिर्फ जायदाद पाने के लिए तू इतना गिर सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे मेरी बहन तुझसे कितना प्यार करती है और तू उसकी और उसके पूरे खानदान की जान लेने पे उतारू हो गया था। तेरी इस गिरी हुई हरकत के लिए मैं तुझे सजा दिलवा कर रहूंगा। सच्चाई जानने के बाद कमलेश अपने ही बेटे को खुद से गिरफ्तार कर लेता है और अपनी बहन और परिवार वालों को बुलाकर उन्हें सारी सच्चाई बताता है और मुजरिम को उनके सामने कर देता है, साथ ही सजा भी दिलवाता है। इस तरह सुनीता अपनी सास के हाथ के बने हुए खाने में जहर मिलाने वाले मुजरिम को पकड़वाने में कामयाब हो जाती है। हेलो दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि लड़कियों को मेकअप करने का बहुत ज्यादा शौक होता है और ऐसी एक लड़की है आयशा, जिसे मेकअप करने का बहुत ज्यादा ही शौक था। वैसे तो वो खुद भी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन फिर भी वो बिना मेकअप किए नहीं रह सकती थी और बिना मेकअप के कहीं पर जाती भी नहीं थी और बिना मेकअप उसका दिन भी शुरू नहीं होता था। ऐसे एक दिन सुबह उठते ही वो खुद को शीशे में देखते हुए बोलती है, गुड मॉर्निंग आयशा। रात कितनी ठंड लग रही थी, लगता है ठंड आ गई है। आज मौसम भी बहुत ठंडा है। अरे यार, ये क्या, जब मैं रात को सोती हूँ तो मेरा चेहरा कितना खूबसूरत लगता है, लेकिन सुबह उठने के साथ ही सब कुछ उजड़े चमन की तरह दिखता है और मेरा ये खूबसूरत चेहरा मेरे मेकअप के बिना कितना अधूरा लगने लगा है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चल यार आयशा, जल्दी से फ्रेश हो जा, आज तो वैसे भी ठंड है, जल्दी नहा के आऊंगी। इस तरह मेकअप की शौकीन आयशा फ्रेश होने चली जाती है और थोड़ी देर में वो नहा धोकर वापस अपने मिरर के सामने आकर बैठ जाती है, जहाँ उसके ढेर सारे मेकअप लाइन वाइज लगे होते हैं और एक से एक बढ़कर क्वालिटी के थे और उन्हें देखकर वो खुद से बोलती है, आज अगर तुम इस दुनिया में हो और मेरे मिरर के पास हो तो बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। एक तुम ही तो हो मेरी खुशी, तुम हो तो मेरी खूबसूरती है। आई लव यू मेरी ब्यूटी प्रोडक्ट। देखा आपने आयशा को अपने मेकअप से कितना प्यार है। इतना बोलकर वो मेकअप करना शुरू करती है और कई घंटे मेकअप में बिता देती है और खुद से बोलती है, अरे वाह वाह, कितनी सुंदर लग रही है तू आयशा, तुझे तेरी ही नजर न लग जाए। अच्छा, एक बार अच्छे से चेक कर लेती हूँ, कुछ छूट तो नहीं गया ना। फाउंडेशन हो गया, फेस पाउडर हो गया, लिपस्टिक हो गई, लाइनर हो गया, आईब्रो पेंसिल, आई शेडो सब हो गया, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे अभी भी कुछ मिसिंग है यार। इस तरह आयशा अपने चेहरे को अच्छे से देखने लगती है कि अचानक उसकी नजर अपनी आंखों के लैशेस पर जाती है। उसे समझ आता है कि उसके चेहरे की खूबसूरती में क्या मिस है। देखा,
तभी मैं कह रही थी कि क्या कमी लग रही है। हाय मेरी आंखों की लेसेस बिना मस्कारे के अधूरी लग रही है। अभी तेरे अधूरेपन को खत्म करती हूँ। ये बोलकर आयशा मिरर के पास से मस्कारा उठाकर अपने आई लैशेस पर लगाती है, जिसके बाद वो खुशी से एक बार अपनी तारीफ करते हुए फिर बोलती है, वाओ, हो गया मेरा मेकअप पूरा। हाय वारी जावा, कितनी खूबसूरत लग रही हूँ मैं। अब जल्दी से कॉलेज के लिए निकलती हूँ। आयशा मेकअप करके अपने कॉलेज बैग को लेकर कॉलेज के लिए जैसे ही बाहर निकलती है कि उसकी माँ बबीता बोलती है, ओए आयशा, ज्यादा होशियार बिल्ली की तरह दबे पांव भागने की कोशिश मत कर। जल्दी से टेबल पर बैठ और नाश्ता कर ले। मैं इतनी ठंड में सुबह उठकर तेरे लिए नाश्ता बना रही हूँ, समझी? नहीं माँ, ये शब्द सुनने से अच्छा है कि मैं नाश्ता करके ही जाऊँ। तुम्हारा कहा सर आँखों पर। एक भी पैर आगे मत बढ़ा देना गलती से, वरना यही बेलन फेंक कर मारूंगी। और तुझे पता है ना कि ठंड में चोट बहुत तेज लगती है। चुपचाप जाकर टेबल पर बैठ जा, नालायक कहीं की। तुझे घंटों शीशे के आगे खड़ी होकर रेडी होने के लिए वक्त ही वक्त है, और सुबह नाश्ता करने के लिए 15 मिनट भी भारी पड़ रहे हैं। अगर आज तू बिना नाश्ता किए गई तो आगे से अपने दोनों हाथ लेकर मेरे पास मेकअप खरीदने के पैसे मांगने मत आना। माँ, मैं कॉलेज की कैंटीन में खा लूंगी, आप टेंशन मत लो। मैं जा रही हूँ, बाय माँ। बस कर अपनी नौटंकियाँ, जल्दी से नाश्ता कर और दफा हो मेकअप की दुकान। इस तरह आयशा नाश्ता करने के चक्कर में कॉलेज पहुंचने में लेट हो जाती है और रास्ते में जब वो कॉलेज के लिए जा रही होती है तभी वो खुद से बोलती है, अरे यार, माँ ने तो सब गड़बड़ कर दिया। नाश्ते के चक्कर में मुझे लेट कर दिया। आज अगर मैं फिर से लेट गई ना तो सोनिका ना जाने क्या करेगी मेरे साथ। कहीं आज वो मुझे गुस्से से पीट ना दे। इस तरह खुद से बातें करते हुए वो कॉलेज के गेट पर पहुंचती है और सोनिका और निहाल दोनों की नजर उस पर पड़ती है। तभी निहाल बोलता है, ले ओए, सोनिका आ गई। ये देखियो, आज ये फिर नया बहाना बनाकर आई होगी। और वैसे भी लड़कियों के दिमाग में तो एक से एक बहाने बने ही होते हैं। देखो ये निहाल, इससे पहले कि मैं उसका गुस्सा तुझ पे उतारूं, अपना मुंह बंद कर और चुपचाप खड़ा रहे। इस तरह वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी आयशा उनके पास आकर पूछती है, क्या बात कर रहे थे तुम दोनों मेरे बारे में? इतनी ठंड में तू जो रोज रोज मुझे क्लास के बाहर खड़ा करके वेट करवाती है, उसी के बारे में। और हाँ, हम तो तेरे लिए यही बोल रहे थे कि आप आए बाहर आए तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। आज तुझे ये मेकअप करने में कितना घंटा लगा जो तू इतने लंबे वक्त बाद आई? अरे यार सॉरी ना, मुझे पता है कि तुझे मेरा वेट करना पड़ा, लेकिन तू तो जानती है ना कि मैं बिना मेकअप के कहीं भी नहीं जाती हूँ। कॉलेज आने के लिए रोज मेकअप करना पड़ता है और मैंने मेकअप जल्दी कर लिया था, लेकिन माँ के नाश्ते ने मुझे कॉलेज आने में लेट कर दिया। तेरी माँ का नाश्ता किसी दिन हमें कॉलेज के बाहर का रास्ता दिखा देगा। टाइम देख, आज भी हम क्लास में जाने के लिए लेट हो गए हैं और अब अगर हम क्लास में एंट्री करेंगे तो प्रोफेसर हमें इस बार मुर्गी ना बना दे तो कहना। अरे चल ना यार, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा वो, हमें मुर्गा ही तो बनाएगा। चल ना, बन जाएंगे। और मार्कशीट पर अंडे भी खुद ही देगा वो कैसे बे? वो ऐसे कि जब हम क्लास में लेट जाएंगे तो वो गुस्सा करेगा, हमारे एग्जाम पेपर मार्क्स के 100 में से 0 देकर ही रहेगा। तो हो गया ना अंडा देने वाला। ओए, मेकअप करके तू रोज रोज अपनी शक्ल के साथ आज अकल भी घर पर छोड़कर आई है क्या? हम इतनी ठंड में सर से मार्क्स में अंडे लेने नहीं आते हैं। ओए कुत्ते, खबरदार जो तूने मेरे मेकअप में कोई कमेंट किया तो। ओए, तूने मुझे गाली क्यों दी बे? अगर मेरा भेजा हिल गया ना तो एक दूंगा सन्नाटेदार, जिसके बाद तू सीधे अपने मम्मी को याद करके रोएगी और ये पूरा मेकअप उतर जाएगा। फिर मुझे पता है कि तू अपने थोबड़े को ठीक करने के लिए महिला मुख काया पलट जाएगी। मेरा मतलब है ब्यूटी पार्लर जाएगी। अबे ओ चिरकुट, अगर तुझे पता नहीं है ना तो तुझे बता देती हूँ कि मैं अपना मेकअप खुद ही करती हूँ, समझा ना? इस तरह वो तीनों अपने कॉलेज की क्लास में जाकर पढ़ाई करते हैं, जिसके कुछ देर बाद ही कॉलेज खत्म हो जाता है और आयशा अपने घर पर आ जाती है। और ऐसे ही वो रोज मेकअप करके कॉलेज जाती और अपनी खूबसूरती का ख्याल रखती। एक दिन सुबह वो मेकअप करके कॉलेज जाती है तो निहाल और सोनिका और वो तीनों बातें ही कर रहे होते हैं कि सोनिका की नजर उसके मेकअप पर जाती है और वो बोलती है, ओए आयशा, आज तूने जल्दबाजी में मेकअप ठीक से नहीं किया। क्या तेरे फेस का पाउडर कहीं कहीं से उड़ा हुआ है? ऐसा लग रहा है जैसे कि आसमान में कहीं कहीं बादल हो और कहीं कहीं से साफ आसमान। चल सही है, कम से कम इसका मेकअप हटने से इसका असली चेहरा तो दिखेगा। वैसे मैं दूर हो जाता हूँ पहले ही। क्यों ओए निहाल, ऐसे क्यों बोल रहा है? क्योंकि मैंने एक न्यूज़ में पढ़ा था
कि एक बार दिल्ली में भारी बारिश के कारण कई लड़कियों के चेहरे से मेकअप उतर गया था, जिसके कारण जो लड़के उनके दोस्त थे या लवर थे, वो लड़के उन्हें बिना मेकअप के देखकर आईसीयू में एडमिट हो गए थे। इसलिए क्योंकि लड़कियां मेकअप के बाद तो अति सुंदर लगती हैं और बिना मेकअप किए बिल्कुल बंदर लगती हैं। बस बहुत हो गया तुम दोनों का, जा रही हूँ मैं यहाँ से। इस तरह आयशा गुस्से में वहाँ से चली जाती है और जैसे ही वो घर पहुँचती है तो उसकी माँ उसका उदास चेहरा देखकर बोलती है, ओए क्या हुआ आयशा तुझे? तेरे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? मेकअप खत्म हो गया है क्या तेरा? अगर खत्म हो गया है तो पैसे ले ले मेरे से। माँ अब आप भी मुझे मत चिढ़ाओ। इतना बोलकर आयशा अपने कमरे में जाकर शीशे में अपना चेहरा देखने लगती है और चेहरे से मेकअप के कारण हुए व्हाइट पैचेस को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन चेहरे की नमी चले जाने के कारण भी बार बार उसके चेहरे पर मेकअप खराब होने लगता है। और ये सब उसकी माँ बाहर खड़ी होकर दरवाजे से देख रही होती है, जिसके बाद वो अंदर आकर बोलती है, बेटा आयशा, गुस्सा तेरी इस परेशानी का हल नहीं है, समझी? मुझे लग रहा है सर्दी के कारण और लगातार मेकअप करने के कारण तेरे इस चेहरे का ये हाल हुआ है और तेरे चेहरे पर जगह जगह ये सफेद दाग हो रहे हैं। तू एक काम कर, ये पैसे ले और स्किन स्पेशलिस्ट के पास जा और उनसे पूछ कि ये वाइट धब्बे क्यों हो रहे हैं और ये दाने भी क्यों हैं। अपनी माँ की बातें सुनकर वो अपने चेहरे पर हो रही परेशानी को दूर करने के लिए फौरन ही स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाती है और अपने फेस से रिलेटेड प्रॉब्लम को दिखाती है, जिसके बाद डर्मेटोलॉजिस्ट उसके फेस से स्किन को चेक करके उससे बोलते हैं, डोंट वरी मिस आयशा, इट्स जस्ट अ लिटिल प्रॉब्लम। ये सर्दी में अक्सर हो ही जाती है, लेकिन अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। मतलब कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है? मेरी स्किन पहले जैसी तो हो जाएगी ना? यस ऑफ कोर्स, ये वाइट पैचेस, ये पिंपल आपके ज्यादा मेकअप प्रोडक्ट यूज करने के कारण होती है। इसकी वजह से आपके चेहरे की नमी खत्म हो गई है, इस कारण आपके फेस पर वाइट पैचेस हो रहे हैं। मैंने आपकी स्किन के अकॉर्डिंग ये मेडिसिन लिख कर दी है, आप इसे डेली यूज कीजिए। और हाँ, अगर आपको मेकअप का फुल नॉलेज नहीं है तो फिर आप अच्छे से मेकअप नहीं कीजिए, पहले मेकअप की नॉलेज लीजिए, नहीं तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इस तरह आयशा मेडिसिन को लेकर घर पर आ जाती है और स्किन स्पेशलिस्ट की सभी एडवाइस को फॉलो करती है। ऐसे ही वक्त बीतता है। अपनी स्किन से व्हाइट पैचेस को और पिंपल्स को खत्म करने के बाद वो पार्लर मेकअप, सभी इंफॉर्मेशन और अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग अपना मेकअप न सिर्फ चेंज करती है, बल्कि अब वो मेकअप लगाने से पहले अपने चेहरे को मॉइस्चराइज करने के लिए पार्लर स्पेशलिस्ट की बताई हुई क्रीम ही यूज करती है, जिससे उसके चेहरे की नमी बरकरार रहने लगती है। और वो एक बार फिर अपने खूबसूरत चेहरे को लेकर कॉलेज जाती है, जहाँ निहाल उसे देखकर बोलता है, ओ तेरी झल्ली, आज तो तू कमाल लग रही है। तुझे देखकर मुझे सर्दियों का एक ऐड याद आ गया। हाँ हाँ सुना ना। सर्दी की नजर ना लगे। उसका गाना सुनकर सोनिक और आयशा हंसने लगते हैं और इस तरह मेकअप की शौकीन आयशा की कहानी यही खत्म होती है। हेलो दोस्तों, ये कहानी है रितु नाम की उस लड़की की जो अपने आप में ही मगन रहा करती थी और रितु आजाद ख्यालों से अपनी जिंदगी जीती है। एक दिन सुबह सुबह वो कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही होती है, तभी उसके पेट में बहुत जोरों का दर्द शुरू हो जाता है, जिसके बाद वो खुद से बोलती है, ओह गॉड, ये सुबह सुबह दर्द क्यों हो रहा है मेरे पेट में? कोई नहीं, रेडी हो जाती हूँ, क्या पता ना खाने के कारण हो रहा हो। इस तरह रितु रेडी होकर अपनी माँ के पास नाश्ता करने के लिए जाती है और रितु की माँ उसे टेबल पर नाश्ता देती है। और रितु नाश्ता करके जैसे ही टेबल पर से उठती है तो अचानक उसकी नजर कुर्सी पर पड़े रेड कलर पर जाती है, जिसे देखकर वो खुद से बोलती है, अच्छा तो इसलिए मुझे पेट में दर्द हो रहा था, सुबह सुबह काम हो गया। क्या यार, अब मुझे फिर से ड्रेस चेंज करना पड़ेगा। इस तरह रितु अपनी जींस को चेंज करने के लिए अपने कमरे में जाती है, जिसके बाद वो ड्रेस चेंज करके कॉलेज के लिए निकल जाती है और कुछ ही देर में कॉलेज पहुंच जाती है, जहां उसकी दोस्त नेहा उसका इंतजार कर रही होती है। रितु जैसे ही उसके पास पहुंचती है, नेहा उससे बोलती है, ओ झल्ली, इतनी देर कैसे हो गई आज आने में? और आज तू कछुए से धीरे धीरे क्यों चल के आ रही है? अरे यार, कॉलेज आने से पहले सुबह मेरे साथ सीन हो गया, इसलिए धीरे धीरे चल कर आ रही हूँ। ओह माय गॉड, तेरा एक्सीडेंट हो गया था? दिखा कहीं चोट तो नहीं लगी ना? तो ठीक तो है ना? अबे चिरकुट, तुझे एक लड़की होते हुए भी
अकल नहीं है क्या? अबे समझना यार, मेरी मंथली टैंक लीकेज हो रही है, जो अब 5 दिन तक ऐसे ही रहने वाला है। और सॉरी यार, मैं समझ गई, तुझे पीरियड्स आ रहे हैं ना, इट्स ओके, मैं समझ गई। अब तो मुझे 5 दिन बिना बात के सुनाएगी, क्योंकि तेरे मूड स्विंग्स तो इस वक्त किसी घायल शेरनी जैसे हो रहे हैं। इस तरह दोनों अपनी क्लास में जाते हैं, जहाँ रितु की नजर अपनी पढ़ाई से ज्यादा अपने कपड़ों पर जाती है और वो बार बार पीछे मुड़ के खुद को देख रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड नेहा उसे बोलती है, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के देख रहे हैं सब तुझको ही देख। ओह सॉरी, मैंने देखा नहीं। अब तू बार बार पीछे मत देख, समझी? अपनी पढ़ाई पर फोकस कर, पीरियड्स पर नहीं। उसका क्या है, उससे तो हमारा पुराना याराना है। इस तरह थोड़ी देर में कॉलेज खत्म हो जाता है, जिसके बाद रितु अपने घर पहुंचती है, जहां उसकी माँ उसे बोलती है, अरे क्या हुआ मेरी बेटी को? तेरा मुंह आज इतना उतरा सा क्यों है? किसी ने कुछ कहा है क्या? अरे माँ, मुझे सुबह सुबह पीरियड स्टार्ट हो गए, इसलिए दर्द है। अभी भी थोड़ा है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे आराम की जरूरत है। ठीक है, तू जाकर आराम कर, मैं तेरे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। हाँ माँ, मेरा हॉट वाटर बैग भी ले आना। रितु अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ उसके कमरे में गर्म कॉफी और हॉट वाटर बैग लेकर आती है और रितु उसे पीती है, जिसके बाद रितु अपनी माँ से बोलती है, ओह थैंक यू वेरी मच मेरी प्यारी माँ, अब मुझे रिलीफ फील हो रहा है। लेकिन माँ, कितना अच्छा होता ना कि आप किसी भी औरत या लड़की को ये पीरियड्स ना होते। अरे ऐसा मत बोल रही तू, अगर किसी औरत को पीरियड्स नहीं होती तो ये दुनिया कैसे बनती? धत, तू भी ना कुछ भी बोलती है। इस तरह से रूपा अपनी बेटी को समझाती है और ऐसे ही कुछ दिन बाद, यानी कि 5 दिन पूरे होने के बाद रितु के पीरियड्स बंद हो जाते हैं। इसी तरह वक्त बीतता है और रितु अपने कॉलेज और अपनी आफ्टर पीरियड्स की लाइफ एंजॉय करने लगती है। और एक दिन जब वो कॉलेज से घर आती है तो उसकी माँ उसे एक लड़के की फोटो दिखाते हुए बोलती है, अरे आ गई मेरी प्यारी बेटी, ये फोटो देख, इस लड़के का रिश्ता आया है तेरे लिए। कल ये तुझे देखने के लिए हमारे घर आ रहे हैं। ठीक है माँ। इस तरह अगले ही दिन अक्षत अपनी माँ सुमन के साथ उनके घर आता है, जहाँ रितु की माँ रूपा और उसका पिता उनका स्वागत करते हैं और रितु उन्हें चाय नाश्ता कराती है। इस तरह रितु सुमन को पसंद आ जाती है, जिसके बाद दोनों परिवार की रजामंदी से रिश्ता पक्का हो जाता है और फिर कुछ ही दिनों में दोनों की शादी भी हो जाती है और रितु अपने ससुराल भी आ जाती है। और सभी रस्में पूरी हो जाने के बाद रितु और अक्षत अपने कमरे में जाते हैं, जहाँ अक्षत रोमांटिक अंदाज में रितु के लिए गाना गाता है, हम तुम अपने कमरे में बंद हो और बत्ती गुल हो जाए। आओ ना, गले लगा लो ना। इस तरह अक्षत और रितु एक दूसरे में खो जाते हैं, जिसके बाद अगली सुबह के साथ ही रितु जल्दी उठकर नहा धोकर किचन में जाती है और सबके लिए चाय बनाती है और फिर अपनी सास को चाय देकर अपने पति के पास कमरे में चाय लेकर जाती है और बोलती है, गुड मॉर्निंग अक्षत, चलो जल्दी से उठ जाओ और चाय पी लो। क्या बेबी, तुम सुबह सुबह तन्हा बिस्तर पे अकेला छोड़ के जा रही हो? मुझे कल रात की याद आ रही है, एक गुड नाइट किस तो दे दो। बस बस, अब जल्दी से उठकर चाय भी पी लो। अक्षत उठकर चाय पीने लगता है, जिसके बाद वो अपनी वाइफ रितु से बोलता है, बेबी, तुमसे शादी करके मैं बहुत हैप्पी हूँ। सही कहते थे मेरे दोस्त कि भाई शादी कर ले। अब तो रोज मेरा एक ही काम है, ऑफिस जाऊंगा, काम करूंगा, शाम को आऊंगा और तुमसे महीने के पूरे 30 दिन तक प्यार करूंगा। अरे 30 दिन नहीं, 25 दिन, क्योंकि 5 दिन तो मुझे बिन बादल बरसात होती है और उस कारण ना मेरा मूड बहुत स्विंग होता है। मतलब मैं समझा नहीं, तुम क्या कह रही हो? अरे अभी इन बातों का कोई फायदा नहीं है, आप चाय पी लो, मैं खाने की तैयारी करने जा रही हूँ। इसी तरह वक्त बीतता है और रितु एक अच्छी बहू होने के सभी जिम्मेदारियां संभाल लेती है और ऐसे ही उसकी शादी को 1 महीना हो जाता है और रितु को फिर से महामारी यानी कि पीरियड्स का दर्द शुरू हो जाता है। और उस शाम जब वो किचन में काम कर रही होती है, तभी वो खुद से कहती है, अरे यार, फिर से मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे पीरियड्स आज ही स्टार्ट होने वाले हैं। रितु ये बोल ही रही होती है कि तभी उसे फील हो जाता है कि उसके पीरियड शुरू हो चुके हैं, जिसके बाद वो अपने कमरे में जाकर सैनिटरी नैपकिन लेकर वॉशरूम में जाती है
और कुछ देर बाद वो वापस किचन में आकर काम करना शुरू कर देती है। लेकिन उसे इस बार पीरियड्स में दर्द के साथ साथ वॉमिटिंग आती है और वो दौड़ती हुई वॉशरूम में जाकर वॉमिटिंग करने लगती है। रितु को वॉमिटिंग करते हुए देख सुमन अपने मन में दूसरी खिचड़ी पकाने लगती है और खुद से बोलती है, अरे बहू को उल्टी आ रही है, इसका मतलब अब मैं दादी बनने वाली हूँ। चल सुमन, सबको मिठाई खिला देते हैं और ये खुशखबरी भी देते हैं। इस तरह रितु के साथ सुमन अपनी बहू को पीरियड्स में आई वॉमिटिंग को देखकर बहुत खुश हो जाती है और पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटती है और घर आकर अपनी बहू से बोलती है, ले बहू मिठाई खा, इस मिठाई की सबसे बड़ी हकदार तो तू ही है। अच्छा सुन, अब तू कोई काम नहीं करेगी, सारा काम मैं करूँगी। ऐसी हालत में तेरा काम करना ठीक नहीं है, क्योंकि अब तू माँ और मैं दादी बनने वाली हूँ। अपनी सास की बात को सुनकर रितु काफी चौंक जाती है और अपनी सास से बोलती है, अरे माँ जी, आपको ये अफवाह किसने सुनाई कि आप दादी बनने वाली हैं? अरे बहू, मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला, मैंने तुझे उल्टियाँ करते देखा और इतना तो मैं भी जानती हूँ कि अगर शादी के बाद लड़की को उल्टी आए तो वो 2 से 3 होने वाले होते हैं। ऐसे थोड़ी मैंने अपने बाल सफेद किए हैं। क्या माँ जी? अरे ऐसी कोई भी बात नहीं है। तुझे इतने यकीन से कैसे पता कि खुशखबरी नहीं है? क्योंकि माँ जी आज सुबह ही मुझे पीरियड्स स्टार्ट हो गए थे और वो वॉमिटिंग और चक्कर आना तो पीरियड्स में आम बात है। इसलिए अब आप बिना मुझसे पता किए अगली बार मिठाई मत बांटना। आइए, ये मिठाई तो आप मेरे लिए लाई थी ना, मैं खा लूंगी। अच्छा माँ जी, मुझे काम है, मैं किचन में जा रही हूँ। इस तरह रितु पीरियड्स में होने वाली परेशानी को अपनी सास को बताकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद उसकी सास खुद से बोलती है, बोलो भला, ये सब मैंने क्या कर दिया? दादी बनने की झूठी खुशी में ये सब चीजें सोचना तो मैं भूल ही गई थी। मेरी खुशखबरी बहू के माहवारी में बदल गई। इसी तरह वक्त बीतता है और अक्षत घर आ जाता है, जिसके बाद रितु खाना लेकर टेबल पर दोनों को परोसती है। खाना खाने के बाद सुमन और अक्षत अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और रितु भी अपना काम खत्म करके जैसे ही अपने कमरे में जाती है तो वो देखती है कि अक्षत उसके इंतजार में जागा हुआ है और ये देख वो बोलती है, अरे क्या हुआ अक्षत, तुम अभी तक सोए नहीं? अरे ऐसे कैसे सो जाऊं? जब तक तुम मेरी बाहों में नहीं आती मुझे तो नींद ही नहीं आती। अक्षत, मैं आज बहुत थकी हुई हूँ तो मुझे सोना है। गुड नाइट। रितु पीरियड्स की परेशानी के कारण बहाना बनाकर बिस्तर पर लेट जाती है और आंखें बंद कर लेती है, लेकिन अक्षत उसके पास जाकर उसे किस करने की कोशिश करता है, जिस कारण रितु उसे धक्का देती हुई बोलती है, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? तुम्हें मैंने कहा ना अभी मेरा मूड ठीक नहीं है। उस दिन भी तुम्हें कहा था कि 5 दिन मेरे करीब मत आना। तो अक्षत, अब अगले 5 दिन तक तुम मेरे करीब मत आना, वरना तुम मेरे गुस्से का शिकार हो जाओगे। रितु के ऐसे बिहेव को देखकर अक्षत को अभी कुछ समझ नहीं आता और वो सो जाता है। अगली सुबह रितु उठने के साथ ही सैनिटरी नैपकिन लेकर वॉशरूम जाती है और नैपकिन का पैकेट बेड पर ही भूल जाती है। तभी अक्षत की नींद खुलती है और वो उसे देखकर अपने हाथों में उठाकर बोलता है, ये क्या है? ये कॉटन क्या है? कुछ अलग सा लग रहा है, लेकिन ये मेरे बेड पे कैसे? अक्षत ये बोल ही रहा होता है कि तभी रितु वॉशरूम से बाहर आकर उसके हाथों में से वो पैकेट ले लेती है। ये देख अक्षत उसे देखने लगता है और उसे इसके बारे में पूछता है, जिसके बाद रितु हर महीने होने वाली पीरियड्स प्रॉब्लम के बारे में उसे अच्छे से बताती है और इस तरह अक्षत को पता चल जाता है कि आखिर क्यों रितु उसे 5 दिन ना सिर्फ बल्कि दूर उसे गुस्सा आना और थकावट होना, कमजोरी फील करना पड़ रहा था। वो सब इसकी महामारी का हिस्सा था। इसी तरह एक बार फिर से रितु का पीरियड्स यानी कि माहवारी खत्म हो जाता है और वो फिर से अपने आप में खुश होकर किचन में काम करके गाना गाते हुए खुद से बोलती है, ये आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पीरियड्स खत्म जो हो गए हैं, इसके लिए एक गाना तो बनता है, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।